Hello students, in this lecture we discuss on topic complex integration and this is our last unit which we will discuss now. In this complex integration देखो इंटीग्रेशन किस फंक्शन का पॉसिबल हो पाता है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो वी कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन ओनली. Let fz be a continuous function of complex variable z, then complex variable z defined at any point of curve c, then divide curve into n part और फिर हम उसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं और तरीका लगाते हैं इंटीग्रेशन के लिए. हमें पता है इंटीग्रेशन और समेशन बोथ आर सेम थिंग्स, बट समेशन हम डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज़ करते हैं एंड इंटीग्रेशन हम कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज़ करते हैं. इसका मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे अच्छे से. नोट अच्छा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सबसे मेन बात होती है इफ फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन then integration doesn't depend on the path of integration. The most important thing is this here. अब हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन और कुछ एनालिटिक फंक्शन पढ़ना चाहेंगे. यहाँ पे हमने लिख रखा है कॉन्टिन्यूस. दीज ऑल आर एनालिटिक ऑल्सो, मीन्स दीज आर एंटायर फंक्शन. एंटायर मीन्स वो हर जगह पे एनालिटिक होंगे, एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो वो फंक्शन कौन कौन से अपने पास भाई, साइन जेड, कोस जेड, पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दीज ऑल आर कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल एंड एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है. अब ठीक है भाई, ये तो हमने बता दिया अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी तरह भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा. मान लो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी बी एनी फंक्शन वेर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई एंड डी जेड. अब देखो जेड को हम मानते हैं भाई एक्स प्लस आईटा वाई. ठीक है. तो डी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आईटा डी वाई. ठीक है. इसी तरह हम यू अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी डी जेड. यू प्लस आयोटा वी डी जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई और फिर उसको यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी से मल्टीप्लाई अलग कर देंगे जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है. ठीक है. तो ये तो था अपना इंटीग्रेशन का तरीका. अब क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन पे. जैसे ये इंटीग्रेशन लिख रखे हैं, इंटीग्रेट दिस ओवर क्वेश्चन अपना इंटीग्रेट 0 to 1 प्लस आयोटा एंड फंक्शन इज x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वेयर इंटू डी जेड. अब डी जेड लिख रखा है तो डी जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड का मतलब है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई. ठीक है. वो यहाँ पे हम लिख देंगे और फिर इंटीग्रेशन का पाथ दे रखा है उसने 0 से 1 प्लस आयोटा. तो 1 प्लस आयोटा और 0 तो किसकी लिमिट है, डी जेड दे रखा है तो जेड की लिमिट है भाई. लेकिन यहाँ पे पूरा फंक्शन अपना एक्स और वाई में है तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन की लिमिट को एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए क्या तरीका होगा, उसके लिए देखो भाई हमने ये कंप्लीट ग्राफ बना दिया. 0,0 पॉइंट लिख दिया, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था अपना और फिर फाइनल पॉइंट लिख दिया भाई. ठीक है. फाइनल पॉइंट अपना यहाँ पे वो है 1 प्लस आयोटा मीन्स दैट 1,1. तो यहाँ से लेके 0,0 से लेके 1 प्लस आयोटा तक अपनी इंटीग्रेशन की वैल्यू है. तो देखो 1,1 पॉइंट तक ये अपना मान लिया हमने एक्स एक्सिस ले रखी है, ये हम अपनी वाई एक्सिस. तो एक बात सोचो 1,1 पॉइंट तक पहुँचने के लिए चाहे तो डायरेक्ट इस लाइन से चले जाओगे या फिर यूँ करो पहले एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करो. किस डिस्टेंस तक, 1 डिस्टेंस तक, मतलब x इज इक्वल टू 1 तक इस एक्सिस पे ट्रैवल किया. अच्छा सिर्फ इस एक्सिस की बात करूँ मैं तो ये कौन सी एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू कम्प्लीटली 0 रहेगी और इस पॉइंट तक ये पॉइंट अपना 1, इस पॉइंट तक x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक गई होगी, 1 तक. ठीक है. तो जब हम इसके अबाउट इंटीग्रेट करेंगे तो y तो हो जाएगा 0
एंड एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। तो जो अपना डी जेड था, डी जेड किसके इक्वल था भाई, डी जेड था अपना डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। डी वाई मीन्स चेंज इन वाई। अब वाई तो इस कंप्लीट लाइन पे 0 की इक्वल रहा, चेंज तो कुछ आया ही नहीं, तो डी वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपनी 0। तो डी जेड अपना सिंपली चेंज हो जाएगा डी एक्स में फॉर दिस लाइन ओनली, सिर्फ इस लाइन के लिए। ठीक है, अब अगली लिमिट भी लिख लेते हैं। जब 1 से लेके इस पॉइंट तक पहुंचेंगे जिस पॉइंट पे हमें फाइनली पहुंचना है, तो देखो इस कंप्लीट लाइन पे x की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, वो कितनी भाई 1, क्योंकि इस कंप्लीट लाइन के साथ साथ चलेंगे हम तो x की वैल्यू तो 1 फिक्स रहनी। लेकिन y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इनिशियली y की वैल्यू 0 थी, जब फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाएंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। शायद सब देख पा रहे हो ये चीज़, इनिशियली 0 और फाइनल पॉइंट तक जाते जाते y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो देखो हमने अपना पाथ इस पाथ के अलोंग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमने पाथ सेलेक्ट कर दिया कि हम पहले इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक गए। इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया मान लो, और फिर ए से चल के फाइनल पॉइंट तक गए, मान लो ये पॉइंट अपना बी है, ये ओ है। तो या तो ओ से बी, ओ से बी पे अगर जाते तो देखो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा तुम्हें। ओ से बी अगर जाते तो ये लाइन कैसी दिख रही है हमें, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन दिख रही है अभी, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर है तो डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा अपना, डी जेड होता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस आयोटा डी एक्स, क्योंकि डी वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स के ही तो इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में भी अपना डी जेड कम्प्लीटली एक्स में चेंज हो जाएगा, और वाई की जगह हम क्या रख देंगे एक्स। तो अलग अलग किसी के भी अबाउट हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं भी। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेट करके यहाँ पे दिखा भी रखे हैं। पहले अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि इस पॉइंट से चल के अगर हम सीधा इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं 1,1 पे 0 से चल के, तो अपनी ये लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। यहाँ पे डी जेड भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वो भी चेंज होगा सिर्फ डी एक्स इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और x की वैल्यू का भी हमें पता है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक चेंज हो रही है, तो x की लिमिट भी हो जाएगी 0 से 1 तक, और जहाँ पे भी y दिखेगा उसकी जगह हम लिख देंगे x। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, 1 वेरिएबल बढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने आपको बताया ही था कि लाइन के अबाउट जाएंगे तब भी इंटीग्रेशन सेम आना है इसका। ठीक है, ये था भाई इंटीग्रेशन का तरीका। तो देखो हमने मेन बात क्या बताई, इस पॉइंट से चल के 1,1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए या तो डायरेक्ट इस लाइन का यूज कर लो, या फिर इस पाथ से चले जाओ तब भी सेम इंटीग्रेशन आना है, या फिर इस पाथ से चले जाओ तब भी इंटीग्रेशन तो सेम ही आना है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल रिमेन सेम। उसके बाद है अपना क्वेश्चन, अलग अलग पाथ थे वो हमने पाथ डिस्कस कर लिए इसमें इंटीग्रेशन की। इनके अबाउट लिमिट अलग अलग आ रही, लिमिट नहीं इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आ रही। देखो एक में ये और सेकंड में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही। इसका क्या मतलब होगा, अब इसका मतलब तो हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर गया, पाथ पे। अब अगर इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो फंक्शन कैसा हुआ होगा, एनालिटिक। अब पाथ के हिसाब से इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैन नॉट बी एनालिटिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये भी अपना एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब देखो कंप्लीट फंक्शन जेड की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम क्या करें इसको और थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो दे रखी है वो सर्कल की दे रखी है, सी दैट इज मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो देखो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे भी, तो जेड माइनस ए को हमने मान लिया जेड माइनस ए इज इक्वल टू रेडियस इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब सर्कल है भाई, सर्कल की वैल्यू में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, थीटा विल चेंज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। भाई सर्कल तो हमें पता है 0 से शुरू हो गया, कंप्लीट राउंड तो लेगा ही लेगा। तो थीटा की वैल्यू जब हम डी जेड निकालेंगे तो उसमें डी थीटा आएगा, और डी थीटा की वैल्यू अपनी 0 से 2 पाई तक जाएगी।
थीटा विल चेंज फ्रॉम 0 to 2 पाई। आगे बात करते हैं अभी। अब इससे डी जेड निकालेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इस साइड आ गया डी जेड, ए कॉन्स्टेंट था, डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। समझ रहे हो, ये थीटा नहीं, ये सिर्फ आयोटा है। तो देखो डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, डी जेड विल बी इक्वल टू आर इंटू आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ये डी जेड आ गया भाई अपना। तो अब ये वैल्यू जो थी अपनी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन था अपना ये डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई उसमें डी थीटा चेंज हो जाना है, ये डी थीटा लिख दिया। थीटा की लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक बता दी, 0 से 2 पाई तक बता दी थी। ठीक है। अच्छा डी जेड कितना आया था अब अपने, डी जेड आया था आर आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। देखो पिछले स्टेप में किया था हमने। और जेड माइनस ए को हमने क्या माना था, आर ई की पावर आयोटा थीटा। जो वैल्यू कटे उसको काट देते हैं, सिंपली क्या बचेगा, आयोटा डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा इंटू 2 पाई माइनस 0, तो कंप्लीट का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई आयोटा, हेंस प्रूव। ठीक है, कर लोगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। इसी तरह अगर मान लो ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर एन होती तब भी क्या दिक्कत थी, जेड माइनस ए को हम फिर से आर ई की पावर आयोटा थीटा पुट करते और डी जेड अपना कितना हो जाता, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। और थीटा की वैल्यू फिर से 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट जो थीटा की दे रखी है वो कुछ सर्कल की फॉर्म में गिवन हो गई हमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट जेड स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 इंटू डी जेड। और साथ में कोई पाथ लिख रखा है वेयर सी ओवर सी, वेयर सी इज एन आर्क ऑफ साइक्लोइड एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा वाई इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा बिटवीन। इसने पॉइंट दे रखे हैं भाई, कार्डियोइड या कुछ भी जो भी फिगर कर्व दे रखी है वो कहाँ से शुरू होगी, 0,0 से तो शुरू होनी है। और कहाँ तक जाएगी, वो कर्व जाएगी अपनी पाई ए टू 2a, 0,0 से शुरू होके पाई ए से 2a तक। ठीक है ना। अब देखो ये अपना जो भी फंक्शन दे रखे ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और हमने पहले ही डेफिनेशन देखी थी, इफ फंक्शन इज पोलिनोमियल देन इट मस्ट बी एंटायर। एंटायर मतलब वो हर जगह एनालिटिक होगा। और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसने जो भी पाथ दे रखे हैं उसका कोई ज़्यादा मैटर है ही नहीं। हम सिर्फ ऐसा पाथ देख लें जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमें पहुंचा दे, बस वही सेम इंटीग्रेशन देगा हर एक पाथ के लो। अब देखो तुम सोचो, अपना पॉइंट है एक तो 0,0, एक है भाई पाई ए कोमा 2a। हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है भाई। मान लो हम इस तरह चलते हैं तो भी तो पहुंच गए पॉइंट तक। अब देखो 0,0 से चल के इस पॉइंट तक पहुंचे, मान लो इसको ए नाम दे दिया हमने, फाइनल पॉइंट को बी नाम दे दिया। तो ये अपनी एक्स एक्सिस है भाई। तो ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पाई ए कोमा 0। तो जब इस ओरिजिन पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचते हैं हम चल के, तो वाई की वैल्यू तो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, मतलब वाई विल रिमेन फिक्स दैट इज 0। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, एक्स 0 से शुरू हुई थी और चेंज होती होती लास्ट में कहाँ तक पहुँच गई, एक्स की वैल्यू पाई ए तक। इसका मतलब जब डी जेड लिखेंगे हम, या जो डी जेड लिखेंगे उसमें डी वाई की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और डी एक्स के इक्वल हो जाएगा ये। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, अलोंग द लाइन ओ ए का जिक्र है सिर्फ, एक्स लाइंग बिटवीन 0 to पाई ए। सिमिलरली अलोंग द लाइन, अब इसी तरह हम कौन सी लाइन का जिक्र करेंगे, अब हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जिक्र करेंगे। देखो ये ए पॉइंट था अपना, ऊपर वाला बी पॉइंट है। इस लाइन को देखें तो ये इसमें एक्स की वैल्यू तो फिक्स रह रही है, वो कितनी भी पाई है। ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ चेंज दिखा रही है। वो कितना दिखा रही है, वाई की वैल्यू इनिशियली 0 थी और फिर फाइनली जाके वो 2a पे पहुंच जाती है। ठीक है,
तो जब जी डी जेड लिखेंगे हम, तो डी जेड किसके इक्वल होता है, डी एक्स चेंज इन एक्स प्लस आयोटा चेंज इन वाई। तो एक्स में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा भाई, चेंज तो हो ही नहीं रहा, एक्स की वैल्यू पाई है, यहाँ पे ए पॉइंट पे भी थी, पाई है बी पॉइंट पे भी है, तो डी एक्स तो हो जाएगा जीरो, और आयोटा डी वाई को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो जो अपना भी फंक्शन है जेड स्क्वेयर प्लस 3z+2 कुछ भी हो, उसमें हम x को तो ए बी लाइन के अलोंग x की जगह तो रख देंगे फिक्स पाई ए, y को एज इट इज पड़ा रहने देंगे सेम, और y की लिमिट रख देंगे 0 से 2a तक, और डी जेड की जगह कितना आ जाएगा, आयोटा डी वाई। तो इसी तरह उसको z से हम किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, कंप्लीटली y में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अपना कंप्लीट इंटीग्रेशन किसकी इक्वल हो जाएगा, जो भी इंटीग्रेशन इसने दे रखा था, विल इक्वल टू अलोंग द लाइन ओ ए प्लस अलोंग द लाइन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पाथ दे रखा होगा उस पर इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 2-3, ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखना। इंटीग्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस यूनिट। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई पाथ भी दे रखे हैं, हर एक के अलोंग हमने इंटीग्रेशन का डिस्कस कर रखा है इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेलर एंड लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, कि टेलर सीरीज़ कैसे होती है, लोरेंट सीरीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेट जेड माइनस जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड, कुछ नहीं, साथ में रीजन भी दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 1, मोड की फॉर्म में जेड दे रखा है, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। तो सिंपली जेड को हम किस के इक्वल पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और सर्कल है तो थीटा की वैल्यू पक्का 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगी, तो ये अपनी लिमिट आ गई। और जेड की जगह हम लिख देंगे ई की पावर आयोटा थीटा, जेड की जगह ई की पावर आयोटा थीटा लिखेंगे तो जेड स्क्वेयर की जगह कितना लिखेंगे, ई की पावर 2 आयोटा थीटा। ये कम्प्लीटली एक्सप्रेशन अपना चेंज हो जाएगा, और फिर सिंपल इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के 5-7 क्वेश्चन हैं, नोट्स तुम्हारे पास हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर करके देखना।